Hello, friends. Welcome to the YouTube channel of Prince Civil Services. Myself, Anirudh Singh Kavya, and today we are going to continue our series of questions that we were discussing. हम RS 2021 आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जो पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। इस सीरीज के RS 2021 का जो पेपर है उसके 3 पार्ट पहले आ चुके हैं। चौथा पार्ट हम आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस का। Let's do it. The case of Vishakha and others versus state of Rajasthan is related to. Again, the keywords in the question. It is asking about the case. Judicial जो cases होते हैं उनको एक नाम दिया जाता है petitioner के नाम पे. विशाखा and others versus state of Rajasthan. विशाखा अगर आपने नाम सुना हो 1997 के अंदर एक गाइडलाइन आई थी, विशाखा गाइडलाइन। विशाखा गाइडलाइन 1997 के अंदर उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस जीएस वर्मा, उनकी बेंच ने ये गाइडलाइंस जारी की थी। उसी से संबंधित ये सवाल पूछा गया है, तो उसी के बारे में हम देखते हैं कि ये जो केस था वो रिलेटेड किससे है, इस केस का संबंध किससे है। ठीक है, जो विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान है, और उस केस के रिजल्ट के रूप में विशाखा गाइडलाइन जो 1997 के अंदर रिलीज हुई थी, वो किस केस से संबंधित है, किस मुद्दे से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं के तबादले संबंधित कोई नीति सरकार की, या मैटरनिटी लीव इन रेस्पेक्ट ऑफ वर्किंग वुमेन, महिलाओं को जो प्रसूति अवकाश मिलता है मैटरनिटी लीव, या प्रिवेंशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी, समाज में जो दहेज प्रथा प्रचलित है उससे संबंधित कोई केस है, या प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्कप्लेस। Since it is a popular case, so I assume you all know the answer. The answer is 4. Prevention of the sexual harassment of the women at the workplace. केस के बारे में थोड़ी सी जानकारी पता कर लेते हैं हम लोग। 1990s के अंदर एक महिला थी राजस्थान के अंदर, भंवरी देवी। ठीक है, तो वो क्या करती, सोशल वर्कर थी। समाज के अंदर दहेज प्रथा हो गई, छोटी बच्चियों की शिक्षा हो गई, बाल विवाह को रोकना हो गया, चाइल्ड मैरिज को रोकना हो गया, इन सब चीजों के लिए वो काम करती थी सोसाइटी के अंदर। तो इसी सीक्वेंस में जब वो अपने काम के एज अ ड्यूटी वो एक चाइल्ड मैरिज रोकने गई, तो उस फैमिली ने उनका बहुत अपोजिशन किया और बाद में उनके साथ एक क्या कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट भी उनका हुआ। जब मामला कोर्ट में पहुंचा, लोकल लेवल जो कोर्ट्स होती हैं उनमें, तो वहां पे जो अक्यूज्ड थे जिन्होंने रेप किया था उनको एक्विट कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर देश के अंदर भी और स्पेशली राजस्थान के अंदर भी एक बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह मूवमेंट चले राजस्थान के अंदर। मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और बाद में फिर मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्योंकि कुछ जो विमेन ऑर्गेनाइजेशंस थी उनमें एक ऑर्गेनाइजेशन थी विशाखा। ठीक है, वो मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गई थी। ठीक, कुछ विमेन ऑर्गेनाइजेशंस में एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन थी विशाखा, जिसने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में फाइल किया। तो बाद में जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उस समय कोई लॉ नहीं था देश के अंदर, कोई कानून नहीं था, महिलाएं अगर वर्क प्लेस के ऊपर कोई काम करना चाहे, वर्क उनके काम करने की जगह के ऊपर अगर उनके साथ कोई हैरेसमेंट होता है, कोई उत्पीड़न होता है, यौन उत्पीड़न कह दीजिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट कह दीजिए, तो उसको डील करने के लिए उस समय कोई कानून नहीं था देश में। ठीक है, नॉर्मल कानून थे, ठीक है, आपके रेप वगैरह से रिलेटेड लॉज वगैरह है आईपी इंडियन पीनल कोड के अंदर, लेकिन पर्टिकुलर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड कोई लॉ देश के अंदर उस समय प्रेजेंट नहीं था। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उस वैक्यूम को फिल कर सकती है। अगर देश के अंदर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कोई लॉ नहीं है और ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी करती है जिनकी वही वैल्यू होती है जैसी एक पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए लॉ की होती है, जब तक कि कोई लॉ उस चीज को रिप्लेस नहीं कर देता, उस वैक्यूम को फिल नहीं कर देता। तो 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, विशाखा गाइडलाइन के रूप के अंदर महिलाओं के वर्क प्लेस पर अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उससे किस तरह का प्रोटोकॉल अपनाया जाएगा, किस तरह से उस सिचुएशन को डील किया जाएगा, महिलाओं को क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, उससे संबंधित एक गाइडलाइन जारी की गई थी कि महिलाएं कहां कंप्लेंट कर सकती हैं। ठीक है, तो उसी को क्या कहा गया था, विशाखा गाइडलाइन कहा गया था। ओके, आई होप यू आर क्लियर। राजस्थान में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ, लोअर कोर्ट के अंदर जो अक्यूज थे, जो जिन्होंने ये किया था, वो बाइज्जत बरी हो गए। मामले ने हाइप पकड़ी, मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, महिला संगठन था विशाखा, वो मामले को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे। उन्हीं के नाम पे विशाखा गाइडलाइन, विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस का नाम पड़ा। ओके, और बाद में 1997 के अंदर जस्टिस जीएस वर्मा, जो
उन्होंने विशाखा गाइडलाइन के रूप में एक निर्देश जारी किया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जब तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं बन जाता, किसके ऊपर, सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड जो मुद्दे हैं या कोई इशू है, उसके ऊपर जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना देती, तब तक इन गाइडलाइंस के हिसाब से काम होगा। ठीक है, लास्ट में आके 2013 में 2013 के अंदर फाइनली पार्लियामेंट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एक्ट पारित किया था। ठीक है, 2013 में। तो जो वैक्यूम जो उस समय था, जो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिल किया था, बाद में उस गाइडलाइन की जगह किसने ले ली, 2013 के इस कानून ने ले ली थी। ओके, फाइनली सुप्रीम पार्लियामेंट ने ये कानून पारित किया था। तो क्वेश्चंस के हिसाब से विशाखा वर्सेस जो केस है वो किससे रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट द वुमेन एट द वर्क प्लेस। काम करने की जगह पे महिलाओं के साथ जो भी दुर्व्यवहार होता है उससे संबंधित केस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर मेंशनिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको आइडेंटिफाई करना है किससे रिलेटेड, डीपीएसपी की बात हो रही है, संविधान में जो डीपीएसपी दिए हुए हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, उन डीपीएसपी के बारे में बात हो रही है। उनमें से 4 डीपीएसपी आर्टिकल के साथ दिए हुए हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी सही तरीके से मैच किया हुआ है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। ठीक है, इसका मतलब है कि एक सही है और 3 गलत है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट। उससे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। ये एक गाइडलाइन की तरह है। ठीक है, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 के अंदर दिए हुए हैं, मौलिक अधिकार, अगर वो राजनीतिक लोकतंत्र इस देश के अंदर स्थापित करते हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस देश को देते हैं, देश के नागरिकों को, ठीक है, राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, चाहे समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, धर्म का अधिकार हो, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो पार्ट 4 में दिए हुए हैं, भाग 4 में है, वो देश के नागरिकों को सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र इस देश के अंदर स्थापित करने का प्रयास करते हैं। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। आपके फंडामेंटल राइट किससे रिलेटेड है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से। ओके, तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, स्टेट को दी जाने वाली वो गाइडलाइंस हैं जिनको स्टेट को, यानी कि आपके पार्लियामेंट हो सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर हो सकता है, ठीक है, इस सेंस के अंदर आपके जो कानून बनते हैं, अध्यादेश बनते हैं, जो भी है, गाइडलाइंस स्टेट के लिए है, राज्य के लिए, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों शामिल होती है इसके अंदर, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों शामिल है। उनके लिए इस तरह की गाइडलाइंस है कि जब भी आप कानून का निर्माण करें, जब भी आप लेजिस्लेशन कोई बनाएं या कोई भी ऑर्डर जारी करें, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो उसमें आपको इन निर्देशों का, इन गाइडलाइंस का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, दीज आर काइंड ऑफ ए वेलफेयर मेजर्स। ठीक है, वेलफेयर की गाइडलाइंस है, लोक कल्याण के, जो जिस तरीके से जनता का, देश के लोगों का लोक कल्याण किया जा सकता है, ठीक, कल्याणकारी उनके लिए कदम उठाए जा सकते हैं, वो इसके बारे में इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर लिखे हुए। ठीक है, राज्य को एक तरीके से निर्देश दिया गया है संविधान के द्वारा, जब भी आप कोई कानून बनाए तो डीपीएसपी में जो चीजें दी गई है उनको ध्यान में रख के कानून बनाए, ताकि हम एक वेलफेयर जो कंट्री है, वेलफेयर स्टेट के रूप में हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि देश के अंदर असमानता बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, एक वर्ग के पास सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, यानी कि देश की जो संपत्ति संसाधन है एक वर्ग के कब्जे में आ जाए, ठीक है, या देश के अंदर आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा हो जाए, ये सब चीजें देश के अंदर ना हो, इसका ध्यान सरकार को रखना है। तो ये कब हो सकता है, जब आप डीपीएसपी को ध्यान में रख के कोई कानून बनाए। तो इनकरेक्ट पेयर 3 है, एक करेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहला इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 42, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर्टिकल 43, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत आर्टिकल 41, एंड दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, यानी कि महिला और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। दिस इज द करेक्ट पेयर फ्रेंड्स, ये करेक्ट पेयर है, बाकी 3 अनकरेक्ट पेयर है। आर्टिकल 41 आपके रिलेटेड है राइट टू वर्क से,
एजुकेशन से और असिस्टेंस से, यानी कि काम करने का अधिकार है। विशेष परिस्थिति में जैसे कि बच्चे हैं, महिलाएं हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार व्यक्ति है, दिव्यांग जैसा कोई व्यक्ति है, तो उसको राज्य की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए। वो किसमें मेंशन है? आर्टिकल 41 में मेंशन है। आर्टिकल 43 के अंदर इसी तरह मेंशन है लिविंग वेज, यानी कि जो मजदूर है उसको इतना वेज, उसको इतनी मजदूरी तो मिलनी चाहिए ताकि वो जीवन निर्वाह कर सके। ओके, ऐसा ना हो कि उसका जीवन जीने के लिए जितनी आवश्यकता है उससे भी कम वेतन दे रहे हो, ऐसा नहीं हो चाहिए। लिविंग वेज मिलना चाहिए। आर्टिकल 42 रिलेटेड है ह्यूमन कंडीशन से। वर्क में जो वर्क कंडीशन जो होनी चाहिए वो जस्ट और ह्यूमन होनी चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति को खतरे वाली जगह पर काम करने के लिए दे रहे हो, खतरे उस काम करने के लिए खतरा है उसमें, तो उसको पूरे सेफ्टी मेजर्स जैसी चीजें भी होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस, काम करने की जो जगह हो वो बिल्कुल मानवीय हो। ऐसा नहीं कि आप किसी को कोई भी काम करने के लिए दे रहे हो असुरक्षित महसूस कर रहा है, बिल्कुल जानवरों की जैसी उसकी कंडीशन से काम करने की, वैसा ना हो। ठीक है, ह्यूमन जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस काम करने के लिए होनी चाहिए। तो ये बाकी 41, 42, 43 इससे रिलेटेड है। 39 का करेक्ट पेयर है, बाकी 3 इनकरेक्ट पेयर है, यानी कि जो इक्वल जस्टिस इक्वल वर्क है वो इनकरेक्ट है। 41 का जो ये करेक्ट, ये जो मेंशन है वो भी इनकरेक्ट है, लिविंग वेज से रिलेटेड है। 41 विलेज पंचायत से रिलेटेड नहीं है, ये राइट टू वर्क, एजुकेशन और असिस्टेंस से रिलेटेड है। 42 के बारे में बात हो चुकी है, दिस इज जस्ट एन ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट इलेक्शन कमीशन। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में ऑफ राजस्थान। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? द स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिसंबर 1994, यानी कि इट्स अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन कब हुआ है। ठीक है, इट्स डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन। आप इसके अंदर कॉन्सेप्ट जैसी चीज नहीं है। इट हैज अ सीक्रेट सेक्रेटरी हु इज आल्सो द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। तो ये भी थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि चीफ सेक्रेटरी वाला राजस्थान को जो इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर एक सेक्रेटरी होता है, हु इज आल्सो द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उसको माना जाता है, उसको सेम पोस्ट होती है उसके पास। तो ये दो स्टेटमेंट दिए हुए, इन दोनों स्टेटमेंट में पता करना है कि विच वन इज करेक्ट। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है? एक तो होता है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, देश की संसद और राज्य की विधानसभा, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की जो इलेक्शंस करवाता है वो स्टेट जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो करवाता है। ठीक है, देश का जो चुनाव आयोग है, ठीक है, 4 बड़े इलेक्शन है जो चुनाव आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये 4 इलेक्शन मुख्य जो आपके सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है वो करवाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन दोस्तों कब बना था? ये बना था आपके जब देश के अंदर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 पारित हुआ था। उसके उपलक्ष्य में ये क्या था? पंचायती राज से रिलेटेड है, ये म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड। जब आप पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे रहे हो, संवैधानिक दर्जा प्रदान कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि इनसे रिलेटेड आपको इलेक्शन भी करवाने पड़ेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट एट द ग्रास रूट डेमोक्रेसी, यानी कि जमीन के ऊपर लोकतंत्र को प्रमोट करना उद्देश्य था पंचायती राज वगैरह को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देने का पीछे जो ऑब्जेक्टिव था। तो पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर देश की जो पंचायतें होती है और जो नगर पालिकाएं, नगर परिषद, नगर निगम वगैरह है, वहां पे चुनाव करवाने के लिए एक संस्था बनाई गई। उसी संस्था को क्या कहा गया? स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा गया, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग अलग है, राज्य निर्वाचन आयोग अलग है। राज्य निर्वाचन आयोग किसके लिए करता है? पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, इनके इलेक्शन कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, जो कि आर्टिकल 243 के द्वारा इसको बनाया गया। ओके, आर्टिकल 243 के द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। राजस्थान की बात नहीं हुई, स्टेट इलेक्शन कमीशन इन जनरल देश के अंदर जो अलग अलग राज्यों में क्रिएट किया गया। अब बात करते हैं राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन की। राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसका गठन कब हुआ था? हमारे पास फैक्ट क्या है? क्या पूछा जा रहा है? क्या दिसंबर 1994 में हुआ था? नो, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जुलाई 1994। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फैक्चुअली इनकरेक्ट है।
राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो गठन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, वो कब हुआ था? जुलाई 1994 में हुआ था। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? इट हैज ए सेक्रेटरी हु इज आल्सो द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फॉर द स्टेट, कि इसका एक सचिव या होता है जो कि राज्य का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी होता है। दैट इज इट करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो आंसर शैल बी ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट। यस, दिस वन इज द करेक्ट चॉइस ऑप्शन। ओके, प्रेजेंट में राजस्थान के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है मिस्टर मधुकर गुप्ता है। ठीक है, जो राजस्थान के स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। ओके, सिंगल मेंबर बॉडी है, जैसे कि हमारी जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो मल्टी मेंबर बॉडी है, वहां पे एक सीईसी होता है और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्त है। राजस्थान का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो सिंगल मेंबर बॉडी है, एक ही इलेक्शन कमिश्नर है और प्रेजेंट के अंदर उनका नाम है मधुकर गुप्ता। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम इसकी एक लास्ट पार्ट है आज 2021 का लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस टिल देन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।